हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद सौरभ सर पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर के 2 बजे मंडे टू फ्राइडे एक हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद सौरभ सर या फिर बाय सौरभ सर, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। और आज है हमारी नाउन की 3rd क्लास। इसमें आपका नाउन कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले नाउन की 2 क्लासेस हो चुकी है और 4 क्लासेस में हमने पढ़ा है बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन लेक्चर्स को आप जरूर देखें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारे चैनल में होने वाली क्लासेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस। एक क्लास होती है सुबह, सुबह नहीं होती है, टाइम चेंज हो गया है, दोपहर में 12 बजे होती है, जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाली वोकेबलरीज आपको पढ़ाई जाती हैं। और दूसरी क्लास है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, जो कि मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे होती है। इन क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको अगर प्राप्त करने हैं समय से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज का हम इंपॉर्टेंट लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने नाउन, ठीक है, बेसिक की क्लास में मैंने आपको नाउन का नंबर, जेंडर और केस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था और उसके साथ साथ मैंने सिंगुलर और प्लूरल को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके रूल्स भी मैंने बता दिया था। ठीक है, नाउन की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। ठीक है ना, कौन से नाउन के साथ किस टाइप की वर्ब आती है, उनको किस प्रकार प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, ये आप जाकर जरूर देखें। और कल की क्लास में मैंने आपको सिर्फ जेंडर कन्वर्ट करना बताया था और उससे रिलेटेड कोई एरर इंपॉर्टेंट होते नहीं है एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड मैंने कंसेप्ट आपको नहीं बताए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केस क्या होता है। ठीक है, ये वो वाला केस नहीं है जो कोई आपके ऊपर कर देता है ना, फिर आपको पुलिस लेकर जाती है ना। यहाँ पर केस का मतलब है गाइस कंडीशन। क्या है? कंडीशन। तो केसेस मैंने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ठीक है, एक्यूजेटिव केस, है ना, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, पजेसिव केस और डेटिव केस। इनके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन का आपस में रिलेशन बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये केसेस होते क्या हैं। सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केसेस, जिसमें नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। जैसे आई सेड टू राम, राम सेड टू मी। मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है? कोई भी एक्शन होता है। क्लियर है गाइस? इस एक्शन को जो परफॉर्म करता है यानी कि जो डूअर होता है वो होता है सब्जेक्ट, और इस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जैसे कि इस सेंटेंस में सैड एक वर्ब है यानी कि कहना एक एक्शन हो रहा है, तो किसने परफॉर्म किया? किसने कहा? आई ने, तो आई यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट। रिसीव किसने किया? राम ने, तो राम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्टिव केस होता है जो कि अगले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। क्लियर है गाइस? दूसरे वाले में यहाँ पर आई का अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वो मी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका स्वरूप बदल जाता है। अब कौन से वाले प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में आपको टेबल के माध्यम से बताएंगे। और अगर नाउन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करे चाहे सब्जेक्ट की तरह यूज करे, तो वो सेम ही रहते हैं, बट प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वर्ब है, बट इस बार डूअर कौन है? राम, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। रिसीवर कौन है? आप, तो आप ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप आने के कारण क्या हो जाएगा? आप आई से मी बन जाएंगे। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब हम नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है गाइस? और वही चीज यहाँ पर लिखी है, जब कोई नाउन नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है या ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है, बट जब प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है या ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है तो दोनों कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। और ये वो टेबल है जिसको हम केस चार्ट बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो मी हो जाएगा, जब वो पोजीशन को शो करेगा तो माय बन जाएगा, और अगर वो नाउन के पहले आएगा तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिव केस यानी कि एडजेक्टिव, और ये लास्ट में आएगा यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर या सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो आई रहेगा।
क्लियर है गाइस? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो मी रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर पोजीशन शो करने के लिए आएगा तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, यानी कि माइन बन जाएगा। ऐसे ही आई का प्लूरल वी होता है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में अस होता है, पॉजेसिव में अवर हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाता है। ऐसे यू, फिर यहाँ पर सिर्फ यू होता है और योर्स, यानी कि यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, दोनों चीजें सेम होती है। ठीक है, तो ये टेबल आप लर्न कर लेना, ऐसे लर्न करना। मैंने तो ऐसे किया था, आई मी माई माइंड, आई मी माई माइंड, आई मी माई माइंड, वी अस अवर आर्स, वी अस अवर आर्स, वी अस अवर आर्स, यू योर्स योर्स, ठीक है, यू योर्स, यू योर योर्स, ठीक है, ही हिम हिज, ही हिम हिज, ही हिम हिज, है ना। इनके बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही इजी गाइस, आप कर लेंगे। इट इट्स, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। क्लियर है गाइस? इसके बाद दे देम देयर देयर्स, है ना, राम राम राम्स, और यहाँ पर भी आएगा राम्स, ये दब गया है आई नो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम्स, है ना। तो अगर नाम है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में अपॉस्ट्रोफी ऐसे ही आता है। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा केस स्टार्ट, इसको आप लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम का हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो आप पहले से लर्न कर लीजिएगा इस, ताकि जब मैं आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊं तो आप इजीली उसको समझ पाएं। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट केस जिससे कि एरर्स निकल के आती हैं एग्जाम में, पॉजेसिव केस। ठीक है, बहुत बार आपने ये वर्ड तो सुना होगा भाई, फिल्मों में सुना होगा, इंटरव्यूज में सुना होगा, पॉडकास्ट में सुना होगा, वीडियोस में सुना होगा, है ना। पॉजेसिव, इसका मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। क्लियर है? तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शोज अ पोजीशन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन अधिकार बताता है या रिलेशन बताता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉजेसिव केस है। जैसे कि पेन, इसके पहले हमने माय लगा दिया, ये माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है गाइस? और ये नाउन है, और मैंने आपको बताया था ना, पोजीशन बताया था ना बेसिक की क्लास में, एडजेक्टिव या तो वर्ब के बाद आता है या नाउन के पहले, तो यहाँ पर नाउन के पहले आया है, और इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव केस। क्लियर है? आप बताएंगे कमेंट में कि ये एट्रीब्यूटिव केस है या प्रेडिकेटिव केस है। देखता हूँ कितना आप रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर माइन जो है वो पॉजेसिव केस हो जाएगा, यहाँ पर राम्स पॉजेसिव केस हो जाएगा, योर पॉजेसिव केस हो जाएगा, हर पॉजेसिव केस हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने की, जब आपके सेंटेंस में का, की और के का सेंस आता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है मेरा पेन, राम का भाई, है ना, आपकी बोतल, उसकी वॉच। क्लियर है गाइस? तो जब हम पॉजेसिव केस का यूज प्रोनाउन के साथ करते हैं तो हम उसमें पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो कि हम पिछली टेबल में पढ़ चुके हैं, है ना, मी, है ना, यू, है ना, हिम, हर, ये होते हैं पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। और जब हम नाउन का यूज करते हैं तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे कि द वाटर ऑफ द गंगा, द सॉइल ऑफ इंडिया। क्लियर है गाइस? और ऑफ भी पोजीशन को शो करता है। क्लियर है? चलिए इसके रूल्स हम पढ़ते हैं अब। तो अपॉस्ट्रोफी के कुछ रूल्स होते हैं और इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, वरना आप एग्जाम में आपके 1 से 2 मार्क्स आप खो सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर सिंगुलर लिविंग प्रॉपर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें तो वो होता है पॉजेसिव केस, है ना। एक तो वो जीवित होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, और प्रॉपर नाउन होना चाहिए, यानी कि किसी चीज का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। जैसे कि राम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये प्रॉपर नाउन भी है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के राम्स पेन बना दिया, सुमित हाउस बना दिया। दूसरा रूल होता है, अगर प्लूरल नाउन लास्ट में एस से खत्म होता है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई प्रोनाउन जो कि प्लूरल है और लास्ट में उसके एस आ रहा है तो वो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लेगा, वो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लेता है। जैसे कि देखो, बॉयज हॉस्टल, इसमें पहले से एस लगा है इसलिए हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। गर्ल्स हॉस्टल, है ना, वर्कर्स डिमांड, ये कॉमा लग गया, यहाँ पर आएगा अपॉस्ट्रोफी, ऐसा।
है ना, तो वर्कर्स डिमांड। क्लियर है गाइस? तो पहला रूल था लिविंग प्रॉपर नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं, और प्लूरल में अगर पहले से एस लगा है तो हम केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर प्लूरल नाउन है जो कि लास्ट में एस से एंड नहीं हो रहा है, तब आप वहां पर अपस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि देखो विमेन यहाँ पर ई आ गया, मैन यहाँ पर ई आ गया, तो ये अपने आप में क्या है गाइस? प्लूरल है ना, इसलिए हमने इसमें पूरा अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया। तो हो गया विमेन्स कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, मेंस हॉस्टल, पुरुषों का हॉस्टल। क्लियर है गाइस? ताकि के का सेंस भी आ रहा है। When we do personification of non-living things, जब हम किसी non-living things को living things की तरह यूज करते हैं तब हम apostrophe s लगाते हैं। जैसे कि नेचर्स ब्यूटी, अब ब्यूटी तो लिविंग थिंग में होती है, बट नॉन लिविंग थिंग का हमने क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया, यानी कि उसको लिविंग की तरह हमने यूज किया, है ना। तो हमने अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। नेचर्स ब्यूटी, हेवंस मर्सी, डेथ्स आइसी हैंड, है ना, फॉर्च्यून्स फेवरेट। तो ये होता है तरीका। नेक्स्ट है वी यूज अपस्ट्रॉफी एस विथ टाइम डिनोटिंग नाउन्स। अगर कोई नाउन ऐसे हैं जो कि टाइम को डिनोट करते हैं, समय को बताते हैं, तो हम उनमें भी अपस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। आपने एप्लीकेशन में कई बार लिखा भी होगा 1 डेज लीव, 2 डेज लीव, बट इसके पीछे का रीजन आज आपको पता चल गया कि हम डे में अपस्ट्रॉफी एस क्यों लगाते हैं। ऐसे कि जैसे ही मतलब इसी प्रकार अ मोमेंट्स डे, है ना, वीक्स लीव, मंथ्स अब्सेंस। क्लियर है गाइस? तो जब अगर आप किसी टाइम डिनोटिंग नाउन को पॉजेसिव केस में लिखते हैं तो आप अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। नेक्स्ट है वी यूज अपस्ट्रॉफी एस विथ क्वांटिटेटिव नाउन, नॉन लिविंग नाउन्स। कोई अगर नाउन है वो क्वांटिटी को बता रहा है, खासकर वेट को बता रहा है, और वो नॉन लिविंग नाउन है, तो उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं? अपस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। वरना नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या करते हैं गाइस? ऑफ लगाते हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया था ना, द वाटर ऑफ द गंगा, तो यहाँ पर हमने गंगा का पानी बोलने के लिए हमने गंगास वाटर नहीं बोला, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने ऑफ के साथ उसका पॉजेसिव केस बनाया। और ये सारी बातें नॉन लिविंग थिंग में कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम क्या करते हैं? अलाउ करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई नाउन जो कि नॉन लिविंग और क्वांटिटी को बता रहा है, खासकर वेट को बता रहा है, तो उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम्स वेट, अ टन्स वेट, 2 किलोग्राम्स वेट, है ना, अ ग्राम्स वेट, एटसेट्रा। नेक्स्ट है वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद द यूनिट ऑफ मनी विच इज फॉलोड बाय वैल्यू और वर्थ। अगर किसी करेंसी की जो यूनिट होती है ना, रुपी, पाउंड, डॉलर, है ना, क्लियर है, रिंग रेट, जो भी होती है, येन, है ना, रूबल, ठीक है ना, बहुत सारी होती हैं, आपको पता होगा। क्लियर है क्या? तो अगर इनके साथ वैल्यू वर्ड आता है या वर्थ शब्द आता है, तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि रुपीज वैल्यू, है ना, पाउंड्स वर्थ, एटसेट्रा। नेक्स्ट है हम अपॉस्ट्रोफी एस अगर कोई डिस्टेंस डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं या स्पेस को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, उनके साथ भी हम कर सकते हैं। जैसे कि निडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, अ रेजर्स एज। क्लियर है? इसमें क्या बता रहा है? स्पेस को बता रहा है, लेंथ को बता रहा है ना। क्लियर है गाइस? तो इसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस विथ लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अगर कोई कंपाउंड नाउन है, मैंने बताया था कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो कि दो से, है ना, दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखो फादर इन लॉ, है ना, कमांडर इन चीफ, है ना, जो कि हाइफन से जुड़े हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो इनके लास्ट वाले वर्ड में हमको लगाना होता है अपॉस्ट्रोफी और एस। जैसे कि फादर इन लॉज हाउस, क्लियर है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, इंजीनियरिंग इन चीफ्स हाउस, स्टेप सन्स प्रॉब्लम। क्लियर है गाइस? तो हम जब प्लूरल बनाते हैं तो प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाते हैं, लेकिन जब हम पॉजेसिव केस बनाते हैं तो लास्ट वाले वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंस आपको याद रखना है, बस यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। हम अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड में करते हैं, ठीक है ना, जब कोई नाउन जॉइंट पोसेशन को बता रहा है। जॉइंट पोसेशन मतलब होता है कि जॉइंट अधिकार को बताना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे गाइस? लेट मी थिंक। सह अधिकार बोल सकते हैं क्या?
यानी कि अगर किसी चीज को कोई दो लोग पजेस करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दो लोग उसके मालिक हैं, तो उसको हम जॉइंट पोजेशन बोलते हैं। उसको जब हम जॉइंट पोजीशन को हम डिनोट करते हैं या शो करते हैं, तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, तो जो घर है उसके दो मालिक हैं, यानी कि राम और श्याम दोनों का अधिकार है, तो हम लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था। ऐसे ही सुहन एंड मोहन्स शॉप। नेक्स्ट है, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एज दीज इडियम्स एंड फ्रेज, है ना, यहाँ पर लिखना है विथ। तो हम कुछ इडियम और फ्रेज के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो इनको आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। 2 से 3 बार डेली, वीक में एक बार इन वर्ड को अपनी नजरों के सामने से ऐसे निकाल दिया करो, तो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर फीड हो जाएंगे। तो ये इडियम्स होते हैं, इनका स्वरूप ही ऐसा होता है। क्लियर है? तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। द बोट्स क्रू, द शिप्स पैसेंजर, अ स्टोन्स थ्रो, अ ट्रेन्स अराइवल और डिपार्चर, है ना, एट वंस विट्स, है ना, एट वंस विट्स एंड, है ना, आउट ऑफ हार्म्स वे, द सोल्स डिलाइट, द ओशियंस रोर, द सन्स रेज, है ना, हार्ट्स कंटेंट, द अर्थ क्रिएचर और हेवंस विल। क्लियर है गाइस? और सब में क्या पोजीशन को बताया जा रहा है, संबंध को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस विथ वर्ड्स each other, one another, everyone, everybody, anybody, someone, nobody। हम इन वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे कि each other में हम लगाकर each others बना सकते हैं, one another's बना सकते हैं, everyone's बना सकते हैं, everybody's बना सकते हैं, anybody's बना सकते हैं, someone's बना सकते हैं, है ना, nobody's बना सकते हैं, है ना। इनका मतलब होता है each others, हर किसी का, one another, ठीक है, मतलब उसका भी, everyone's यानी कि सभी का, everybody's ना सबका, एनीबडीज किसी का भी, समवंस है ना, किसी का भी। क्लियर है गाइस? नोबडीज यानी कि किसी का नहीं। यहाँ पर भी हम रिलेशन और पोजीशन को बताते हैं। तो जो हमारा पॉजेसिव केस होता है वो दो चीज को बताता है, एक तो रिलेशन को और एक पोजीशन को, यानी अधिकार को और संबंध को। तो एग्जाम्पल है, सारिका हैज फाउंड समवंस बुक, उसको किसी की बुक मिली। वी लाइक वन अनदर्स पेन्स, या पेन्स है ना, हम एक दूसरे के पेन को पसंद करते हैं। लेकिन जब इन वर्ड्स के बाद में अगर एल्स आ जाए, जैसे कि ईच अदर के बाद में तो नहीं आता, वन अदर के बाद आता है, ईच अदर एल्स, वन अदर एल्स, है ना, एवरीवन एल्स, एवरीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, समवन एल्स, नोबॉडी एल्स। तो हम एल्स के साथ हम करते हैं अपॉस्ट्रोफी का यूज। एग्जांपल देखो, जैसे कि राखी लाइक्स एवरीबॉडी एल्स सजेशन, यानी कि किसी और का सजेशन उसको पसंद आया, तो हम जब एल्स इनके साथ जोड़ दिया जाता है तो हम एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में इसके ई होता है, एस नहीं होता, इसलिए पूरा अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। आई एम यूजिंग एनीबडी एल्स पेन, मैं किसी और का पेन यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा रूल है, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद द नाउन दैट इज फॉलोड बाय अराइवल और डिपार्चर। जब कोई नाउन के बाद अराइवल और डिपार्चर आता है, तब हम उस नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि शिप्स अराइवल यानी कि जहाज का आगमन, ट्रेन्स डिपार्चर यानी कि ट्रेन निकल चुकी है ना, प्लेन्स अराइवल यानी कि जहाज का आगमन, है ना। डिपार्चर को क्या बोलेंगे गाइस? कोई बता सकता है? निगमन या कुछ और बताना। नेक्स्ट है, इफ नाउन कम्स विथ नाउन इन अपोजिशन, ठीक है, विथ अपोजिशन, देन apostrophe s will be used in noun in opposition। जब कोई नाउन उसके अपोजिशन में आता है, तो जो apostrophe s है वो अपोजिशन के साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही संजीव, पहले बताया गया कि ये संजीव है, उसके अपोजिशन में आया माय फ्रेंड्स फादर, मेरे पिता का दोस्त, तो यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ आप क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। ही इज माय फ्रेंड संजीव फादर, ये मेरा दोस्त है ना, और ये संजीव का पिता है, तो दूसरे वाले के साथ हमने किया। आया समझ में? नेक्स्ट है, नाउन और प्रोनाउन विच इज फॉलोड बाय जेरंड टेक पजेसिव केस। जेरंड क्या होता है पता है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरंड कहलाता है, बट वो फिर वर्ब की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, वो एक नाउन की तरह बिहेव करना चाहिए, तब हम उसको जेरंड बोलेंगे। वरना हम, अगर वो वर्ब की तरह ही सेंटेंस में यूज किया जाता है तो हम उसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे।
तो जिरंड और आईएनजी फॉर्म में डिफरेंट समझ में आया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब की तरह हम करते हैं तो वो वर्ब ही कहलाता है, और अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको जिरंड बोलते हैं। तो जिरंड को आप कह सकते हैं नकली नाउन्स। क्या बोल सकते हैं गाइस? नकली नाउन्स, क्योंकि ये असल में नाउन्स नहीं होते, वर्ब होते हैं, पर ये नाउन होने की एक्टिंग करते हैं। देखिए कैसे, ही अप्रिशिएटेड योर सिंगिंग, है ना। तो उसने अप्रिशिएट किस चीज को किया? सिंगिंग को। दैट मीन्स ये नाउन है, ये कोई एक्शन नहीं है ना। तो ये जिरंड कहलाएगा। और ये योर एडजेक्टिव, और मैंने आपको क्या बताया था, एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। तो ये सिंगिंग होगा जिरंड, और इसके पहले हम पजेसिव केस यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? ऐसा आप यूज नहीं कर सकते, ही अप्रिशिएट यू सिंगिंग, इसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम योर का यूज करते हैं। जूही स्टॉप्ड मोनूज बिहेविंग। अब यहाँ पर बिहेव एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ बिहेविंग है ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो वर्ब जो है आईएनजी उसमें लगाकर हम उसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है गाइस? जिरंड है। क्या है? जिरंड है। और जिरंड के पहले हम पजेसिव केस यूज करते हैं। तो उसको क्या पसंद नहीं है? मोनू का इस तरह से बिहेव करना, इसलिए हमने मोनूज बिहेविंग लाइक दिस बोला। ठीक है, मोनू बिहेविंग लाइक दिस नहीं बोल सकते हैं। और अंतिम केस हमारा वोकेटिव केस। अगर आप किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, जैसे कि राम कम हियर, इधर आओ, तो राम के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स करे, हमारी बात को सुन ले, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। तो टीचर्स आपको ये पढ़ाते हैं कि वोकेटिव केस में नाउन के बाद आपको कॉमा लगाना होता है, जैसे कि मैंने भी लिख दिया है यहाँ पर ताकि आपको याद रहे, है ना। और इसको हम केस ऑफ एड्रेस भी बोलते हैं, यानी कि हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। तो जब कोई नाउन और प्रोनाउन को बुलाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं वोकेटिव केस, है ना। वोकेटिव कहाँ से बना? वोकल से। वोकल मतलब क्या होता है? बोलना। तो बुलाना मतलब वोकेटिव केस, ऐसे आप लर्न कर लेना। तो राम कम हियर, तो यहाँ पर राम कौन से केस में यूज होगा? वोकेटिव केस। अतुल गो देयर, तो अतुल यहाँ पर होगा वोकेटिव। कम हियर आशीष, तो यहाँ पर आशीष जो है वोकेटिव केस में। गो देयर जया, जया वहां जाओ, तो ये वोकेटिव केस है। तो ये थी हमारी आज की नाउन की केस की क्लास। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और आप चाहें तो लेक्चर को रिपीट भी कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे वोकैब की क्लास में।